नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मुझे जवाब चाहिए में आपका स्वागत है। और जवाब इस वक्त उपजे राजनीतिक विवाद के बाद, जहां देश में एक के बाद एक कोरोना से मौतों का सिलसिला जारी है। कोरोना की वजह से लोग अपनों को खो रहे हैं। इस बीच शमशान घाट या अंतिम संस्कार स्थल, कब्रिस्तान या फिर गंगा के किनारे शवों को डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब देश में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को लेकर भी सियासत शुरू है। राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के ट्वीट को कांग्रेस की गिद्ध पॉलिटिक्स करार दे दिया। हर्षवर्धन ने अपने ट्वीट में लिखा, लाशों पर राजनीति कांग्रेस का एक स्टाइल है। पेड़ों पर से गिद्ध भले ही लुप्त हो रहे हों, लेकिन लगता है उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित हो रही है। राहुल गांधी जी को दिल्ली से ज्यादा न्यूयॉर्क पर भरोसा है। लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। और इससे पहले कोरोना से हुई मौत को लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और बड़ी खबर ये, उन्होंने ये लिखा, केंद्र सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। राहुल गांधी ने लिखा था, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, सरकार बोलती है। और इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के आंकड़ों की वो फोटो भी लगाई जिसमें बेहद खराब स्थिति की तरफ इशारा किया गया था। आपके टीवी स्क्रीन पर वो न्यूयॉर्क टाइम्स का ट्वीट जिसमें लिखा है, जस्ट हाउ बिग कुड इंडियाज ट्रू कोविड टोल बी। और उसमें तमाम तरह के न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी तरफ से अजम्पशन सामने रखे हैं, जो भारत सरकार की तरफ से आंकड़े हैं वो भी, और तमाम ऐसे कैलकुलेशन जो कि उनके स्थितियों को आकलन करने के बाद रखे गए अजम्पशंस की तरह हैं। और उसको राहुल गांधी ने टैग करते हुए ट्वीट किया और ये कहा कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, सरकार बोलती है। और एक तरफ देश में हुई मौतों को लेकर सियासत हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी गंगा किनारे शवों को दफनाने पर सियासत तेज हो गई है। कई तस्वीरें सामने के आने के बाद सियासी दलों ने सरकार पर निशाना साधा। प्रयागराज में श्रृंगेरपुर घाट पर गंगा किनारे रेत में शव दफन कर उन पर चढ़ी चुनरी को हटाने का मामला भी तूल पकड़ता दिख रहा है। योगी के दफ्तर ने इस पर सफाई भी दी। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अफसरों की मौजूदगी में सफाई कर्मियों को तैनात कर पूरे घाट से ऐसी रामनामी चुनरियां हटवाई जा रही हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल है। और उत्तर प्रदेश में लाशों को लेकर हो रही सियासत चरम पर है। कानपुर में गंगा किनारे घाटों पर पीएसी और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। पूरा माजरा, पूरे हालात बता रहे हैं न्यूज रिपोर्टर राहुल। लाशों में लगातार चल रही राजनीति के बाद जो गंगा किनारे के इलाके हैं उन पे पीएसी तैनात कर दी गई है। हम इस समय अटल घाट से खड़े हैं, आप देख सकते हैं गंगा किनारा का है। जो कोरोना काल में मौतें हुई हैं और जिस तरीके से उनको अंतिम संस्कार किया गया है, जिसको लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दिए हैं कि कोई भी जो बॉडी है, डेड बॉडी है, वो गंगा में तैरती नहीं मिलनी चाहिए। जिसके लिए सुरक्षा के लिए जहाँ पीएसी तैनात करी गई है, ये पीएसी कर्मी हैं। हालांकि गर्मी बहुत है, बेचारे बैठे हुए हैं। इसके अलावा और अन्य टीमें अलग अलग तरीके से लगाई गई हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बनारस में जो बनारस के घाट हैं उनमें ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है, वहीं कानपुर में जो अटल घाट है, इसके अलावा और जो अन्य तमाम घाट है, चाहे वो भगवत दास घाट हो, चाहे भैरव घाट हो, जो भी घाट है उनमें कुल मिला के पीएसी की तैनाती करी गई है और पीएसी के जवान को पूरी सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। कैमरा पर्सन आरुष सोनकर के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज, कानपुर। खैर, मेरे साथ इस वक्त एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ जयराम विप्लव जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, अनुमा आचार्य जी विंग कमांडर रिटायर्ड हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर जुड़ी हैं, किशोर तिवारी जी नेता शिवसेना के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, और विवेक साइलस प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए। और अपने दर्शकों को हम बता दें, जो आप कुछ देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये पूरा जो आज हमारी चर्चा है, ये इस बात की चर्चा है कि क्या आंकड़ों को लेकर इतनी तल्खी देश के सबसे पुराने दल और साथ ही देश के
सरकार चला रहे दल में इतनी ज्यादा हो गई है कि अब दोनों ही तरफ से एक दूसरे को न देखा जा रहा है, न सुहाया जा रहा है, न पसंद किया जा रहा है और एक दूसरे के ट्वीट का भी पलटवार तल्ख अंदाज में दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं अनुमाचार्य जी आपसे ही सवाल कर लेता हूं। आपने ट्वीट देख लिए होंगे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के, राहुल गांधी का भी ट्वीट आपकी नजर में ही होगा, लेकिन सवाल यही कि क्या वाकई कांग्रेस लाशों पर अब राजनीति कर रही है? अरे वाह, बहुत अच्छी पत्रकारिता है। मुझे आप मेरी पत्रकार नहीं अनुमा जी, मेरी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट ना दे, मेरी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट ना दे, मेरी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट ना दे। नहीं दे रही हूँ मेरी बात, अब मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आपको बोलने दूंगा, आपके तंज के साथ बोलने दूंगा तो वो नहीं चलेगा। सवाल पूछने पर इतनी तल्खी से आप शुरुआत करेंगी? सवाल पूछने पर इतना तल्ख हो जाएंगी आप? सवाल पूछने, मैंने कोट किया हर्षवर्धन जी का ट्वीट, आप इतना तल्ख हो जाएंगे अनुमा जी? अनुमा जी, क्या आप हर पत्रकार के साथ इतना तल्ख होती हैं? क्या हर पत्रकार के साथ आप ऐसे ही तल्ख होती हैं? क्या यही तरीका है कांग्रेस की तरफ से जवाब रखने का? अब मैं जवाब दूं, अब जवाब देने दीजिए मुझे, जवाब दे रही हूँ। नहीं, रोका इसलिए आपको कि आपने गैर जिम्मेदारी के तौर पर मुझ पर सीधे सीधे हमला करते हुए, मैं राजनीतिक विषय पर जा रहा था। आपको यही दिखाया मैंने, अपनी बात ही साबित की है मैंने कि तल्खी आपने तुरंत दिखाई, आपने दिखाई ना तल्खी, आपको बुरा लग गया, तो वही देश को बुरा लग रहा है। देश में नहीं, जो भी मॉडरेट करेगा, आपके मन मुताबिक सवाल पूछेगा तो उसकी वाहवाही, और अगर आपको चुपता हुआ सवाल आएगा तो आप तल्ख जवाब देंगे। आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा है। तल्खी आपने शुरू की, क्यों शुरू की? क्योंकि आपको ये बुरा लगा। मैंने आपको हर्षवर्धन जी का ट्वीट दिया था, मैंने आपको हर्षवर्धन जी के ट्वीट से शुरुआत की थी, मैंने बताया था। मुझे बात करने दीजिए। अच्छा ठीक है, बात तो करने दीजिए, बोलने तो दीजिए पूरा। नहीं अनुमा जी, आपका दो तरीके से सम्मान है। एक तो आप प्रवक्ता हैं देश के सबसे पुराने दल की, नहीं, एक तो आप प्रवक्ता हैं देश के सबसे पुराने दल की, दूसरा सुनिए तो इसलिए मैं सम्मान करती हूँ आपका भी। नहीं, मैं भी आपका सम्मान, दोनों ही तरीकों से। एक तो आप देश की सेनाओं के अंग से आती हैं, इसलिए भी सम्मान है। लेकिन अगर आप इस तरह से मुझे मेरी पत्रकारिता की हद सिखाएंगी तो सवाल जवाब नहीं हो पाएंगे। उसी जिम्मेदारी से बात करने दीजिए। देश की सेनाओं के बारे में आपने कहा, मैं उसी जिम्मेदारी से बात करती हूँ। मेरे देश में आज एक सच है और मेरे देश में ढकते हुए झूठ है, और ये जो सरकार है ये बीमारी का इलाज करने के बजाय आंकड़ों का इलाज करती है। लड़ाई करती है, बीमारी से नहीं करेगी, आंकड़ों से करती है। जब बात होती है मृत्यु की तो कहती है परसेंटेज, और जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो उस समय कहते हैं परसेंटेज नहीं, संख्या बताओ। तो ये प्रॉब्लम है, सरकार दोनों तरफ से डबल स्टैंडर्ड खेल रही है। और इस देश में सरयू के किनारे, गंगा के किनारे, अरे आपका हृदय नहीं द्रवित होता? आपका भी हृदय द्रवित होता होगा। सच्चाई को तो बोलने दीजिए, सच्चाई तो सामने आएगी ही ना। अब कैसे छुपा सकेंगे? खैर खून खांसी खुशी बैर पीती मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। जानते नहीं आप भी जानते हैं। तो ये बात हम ना करें कि तल्खियों की बात, वो तो ट्रोल मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उनको हमने देखा है वो किस तरह से, उनकी भाषा देखिए आप, उनकी भाषा देखकर लगता है इस देश में भाषा इतनी सस्ती कैसे हो गई। और इन मंत्रियों की, इतने ऊंचे ओहदों वालों की, ये सब देख के दुख होता है कि सच को छुपाने के लिए भद्दी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जयराम विप्लव, जहां तक मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन को दिल्ली में देखा है, और लंबे वक्त तक मैंने दिल्ली की भी पत्रकारिता को किया है और उनसे कई बार मिला भी हूं, मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन को एक शांत सौम्य नेता के तौर पर देखा है। क्या एक ट्वीट ने उनको इतना हिला दिया कि वो भाषा को भी भूल गए? इतना ज्यादा ट्वीट बीजेपी को चुभ गया? केवल ट्वीट, उस ट्वीट में भाषा की कौन सी त्रुटि नजर आ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो कांग्रेस पार्टी कर रही है उसी को एक पर्याय के रूप में बताया गया है। गिद्धों की ही काम तो कर रही है ना, गिद्धों के भांति लाशों पर राजनीति कर रही है। और जब बात आप करेंगे ना, दो तरफा भी इन्होंने डबल स्टैंडर्ड की बात की। डबल स्टैंडर्ड तो इनका दिखता है। देश में सर्वाधिक मौत के आंकड़े उस राज्य से है, सर्वाधिक संक्रमण का दर उस राज्य से है जिस राज्य में इनकी सरकार है।
लेकिन आज केवल उत्तर प्रदेश की बात होगी। जयराम क्योंकि जयराम वहाँ जयराम भाई चुनाव होने वाले। नहीं जयराम भाई उत्तर प्रदेश सुनिए तो जयराम भाई आप ही बोलेंगे। सुनिए तो मैं एक चीज ऐड कर दूं, जयराम भाई एक चीज छोटी सी ऐड कर दूं। आप जहां पर जा रहे हैं, जिस बात को सामने रख रहे हैं, एक ट्वीट अगर आपको इतना अच्छी, सुनिए तो आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। हाँ पूरे कीजिएगा। मेरा सवाल सुनिए तो थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। एक ट्वीट अगर आपको इस स्थिति में ले आता है तो कई बार क्या होता है कि बातें जब चुभती हैं तो यह भी कहा जाता है कि बातें सच है। क्या ऐसी बात भी है? देखिए, कहावतें और मुहावरों में राहुल गांधी खेले, उनकी प्रवक्ता ने भी यहाँ पर बहुत अच्छे दोहे पढ़े हैं, उनको मुबारक हो। लेकिन हम जो बात अब आपको कह रहे हैं उसको थोड़ी संजीदगी से समझिए। केंद्र सरकार के ऊपर आंकड़े छुपाने, आंकड़े बदलने के आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी जी के द्वारा। और ये आंकड़े आते कहां से हैं? कि क्या केंद्र सरकार की किसी फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं? ये आंकड़े राज्यों से आते हैं। और भारत में भाजपा की भी सरकारें हैं, एनडीए की भी सरकारें हैं, और यूपीए की भी सरकारें हैं, कांग्रेस की भी सरकारें हैं। तो सवाल ये अपने उन राज्य सरकारों पर भी उठा रहे हैं। या तो ये कह दें कि राजस्थान के जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही है और गुजरात के आंकड़े गलत है। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश पर जितना अभी बयानबाजी किया जा रहा है, महाराष्ट्र को लेकर चुप्पी रहती है, राजस्थान को लेकर चुप्पी रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। और आप याद रखिए, जितनी जिम्मेवारी के साथ आज पूरे देश में सबसे अधिक सक्रिय रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अधिकारियों को और सक्रिय बना करके जनता को राहत दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक कोरोना संक्रमण की स्थिति में लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक, ब्रज से लेकर के अवध के क्षेत्र तक स्थिति कंट्रोल में आ रही है। और जहां तक रही राहुल गांधी जी के भाषा की बात, तो आपने देखा नहीं उन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। पैंडेमिक को मोदी जी का नाम दे रहे हैं, कोरोना इंडियन वेरिएंट बता रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं देश में आग लगा दो। कल कोशिश भी हुई, बीते 26 मई को काला दिवस के नाम पर इनके एजेंटों ने कोशिश की थी। दिल्ली में हंगामा, अराजकता, भय का वातावरण। अब आइए वैक्सीन के सवाल पर। ये राहुल गांधी से लेकर के तमाम विपक्षी नेता वैक्सीन को जनवरी से अप्रैल तक मजाक बनाते रहे। भारत के वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया, डॉक्टरों का मजाक उड़ाया। आपने लोगों में इतना भ्रम फैला दिया कि आज बहुत सारे जगहों पर कैंप लगने के बावजूद लोग टीका लेने नहीं जा रहे, क्योंकि उनके अंदर एक भ्रम फैलाया गया। प्रमाणित आप भी झूठ कब जानते तक हैं कि बुलवाएंगे हम गलत इनको? बातें बीच में मत बोलिए, गलत बातें ज्यादा जल्दी फैलती हैं, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, कहावतों ठीक है। की बात कर रहे हैं। अच्छी बातों को सीखने में, अनुकरण करने में समय लग जाता ठीक है, है, ठीक है। लेकिन गलत बातें जल्दी फैल जाती ठीक है जयराम, ये क्यों ठीक है। कहा था? ठीक है जयराम, एक मिनट जयराम दीजिए। आपने बहुत बात, नहीं आ रहा हूं अनुमा जी, आपके पास भी आऊंगा। मेरे पास 2 और मेहमान भी बैठे हुए हैं इस वक्त। किशोर तिवारी जी मेरे पास शिवसेना से इस वक्त जुड़े हुए हैं। किशोर जी, जयराम विप्लव ने एक बात कही कि जिन आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी ने सियासत शुरू की है, वो आंकड़े तो राज्यों से आते हैं, अलग अलग राज्यों के आंकड़े हैं। या ये भी नहीं कहा जा सकता कि एक राज्य के आंकड़े गलत है, दूसरे के झूठे हैं। जो सारे आंकड़े होते हैं कंबाइन होते हैं, कंपाइल होते हैं, उसके बाद सामने आते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे विवाद को देखते हुए? नहीं, ये देखो, मैं महाराष्ट्र में RNRL डिपार्टमेंट, जो रिलीफ का डिपार्टमेंट होता है, उसमें ही किसान का मिशन का अध्यक्ष हूँ। हमने कई बार ये बात की कि भाई महाराष्ट्र के आंकड़े 60,000 पे जा रहे और इसमें केवल 8,000 बताए जा रहे। क्या संक्रमण एक प्रांत तक की स्थिति थे? थोड़े दिन के बाद हमको मालूम पड़ा कि संक्रमण गुजरात में भी बहुत ज्यादा है जी। अब मैं चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर थी उसकी गंभीरता की तरफ जाना चाहिए कि कुछ राज्यों से संक्रमण की संख्या और मृत्यु की संख्या बराबर बताई नहीं जा रही, ऐसा ICMR ने भी कहा था। और उत्तर प्रदेश में तो क्या हुआ कि नदियों के किनारे NDRF लगा दिया गया, CRF लगा दिया गया, पुलिस लगा दी गई। इसका मतलब ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा बच रहे हैं। लेकिन हमको इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि हमने जो मौतें बताई है उससे अगर ज्यादा मौतें है
और संक्रमण अगर ज्यादा है तो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का क्या मायना है ये भी समझ लो। पिछले एक हफ्ते से उसमें एक महीने से पकड़ लो कि इंटरनेशनल मीडिया में भारत की किरकिरी और गलत करने वाली कई खबरें आई है, जिसे मैं इंडोर्स नहीं करता, लेकिन वास्तविकता को लेकर कई राज्य अगर संक्रमण की संख्या और मृत्यु की संख्या से छेड़छाड़ करते हैं तो वो भी गंभीर प्रकार है। मैं जयराम विपल से बोलूंगा कि नोएडा से रिपोर्ट आई थी, कई गोरखपुर से रिपोर्ट आई थी कि आपकी संख्या अलग बता रही है और स्मशान घाट और जनपद में जो आंकड़े आ रहे हैं वो अलग है। तो हम मिलके करेंगे ना। ये देखो राजनीति मौत के आंकड़ों पे भी होती है, तो नहीं होनी चाहिए। इस बात से मैं आपके साथ सहमत हूं, लेकिन हर्षवर्धन जी ने गिद्धों की भाषा भी नहीं करनी चाहिए, ये भी समझ लो। अभी क्या हो रहा है कि जो राज्य, मेरे राज्य में तो मैंने 80,000 मौतें हुई हमने पूरी बताई। अगर हमारे परिप्रेक्ष्य में लोक संख्या के हिसाब से देखते हैं तो यूपी में करीबन 2 लाख मौतें दिखनी चाहिए, जबकि नहीं हुई है। अगर मौतें नहीं हुई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लाशों का अंबार बाहर आ रहा है उससे तो लोग विचलित हो रहे हैं ना। हम जिसको भी यूपी में फोन करते हैं वो बोलते महामारी यहाँ बहुत फैली हुई है, और मोदी जी, योगी जी कहते हैं कि हमने पूरा नियंत्रण कर लिया है। अगर नियंत्रण नहीं हुआ है तो इस पर हमने ख्याल देके काम करना चाहिए। मुझे लगता है भारत की छवि बिगड़े ऐसे ट्वीट किधर से भी आने नहीं चाहिए। भारत की छवि बिगड़े ऐसे ट्वीट कहीं से भी नहीं आने चाहिए। और किशोर तिवारी जी ने 2 बातें बड़ी साफ कही। उन्होंने ये कहा कि संक्रमण और मृत्यु की संख्या में अंतर कहीं ना कहीं झलक रहा है। उत्तर प्रदेश की जो बात कही, जो आंकड़ा उनकी तरफ से है, वो आंकड़ा अगर जमीन पर नहीं दिख रहा है बहुत बेहतर है, लेकिन अगर छुपा के दिखाया जा रहा है तो गलत है। मेरे साथ इस वक्त विवेक साइलस साहब भी जुड़े हुए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। विवेक साइलस साहब, कुछ दिन पहले, ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते के बीच का ही वक्त होगा, प्रधानमंत्री शायद तमाम लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे, उसमें कई राज्यों के डीएम और मुख्यमंत्री भी थे। प्रधानमंत्री ने एक बात बोली थी और उन्होंने अपील की थी कि आंकड़ों को ना छुपाया जाए, जो भी आंकड़े हैं वो वैसे ही सामने रखे जाएं। तो क्या इसका मतलब मैं ये भी लगाऊं कि कुछ लोग आंकड़े छुपा रहे थे और ऐसी जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंची, लिहाजा उन्हें ये बात सार्वजनिक होकर कहनी भी पड़ी? देखिए, कहीं ना कहीं मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात से सहमत हूं। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जयराम जी बैठे हैं, जिन्होंने अब अपनी बातें रखी, शायद उन्होंने अपने सीतापुर विधायक की बात नहीं सुनी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने ऑफिशियली कहा कि आंकड़े उत्तर प्रदेश की सरकार छुपा रही है, अगर हम सच बोलेंगे तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो मुजफ्फरनगर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, भाजपा के ही हैं, उन्होंने कहा हमको अस्पताल नहीं चाहिए, हमको शमशान चाहिए। ये आप ही के विधायक ने कहा, प्रवक्ता महोदय, क्योंकि वो जान रहे हैं कि किस तरह से कोरोना और किस तरह से मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। और ये सही बात है। आज इस बात की चर्चा पूरे देश में है कि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर कितने मौतें पूरे हिंदुस्तान में हुई हैं। ये हर घर में चर्चा है। हो सकता है कि आपके ऑफिस में भी ये चर्चा होती हो। आज आप देख लीजिए, गंगा जी ही क्यों, यमुना जी देख लीजिए, घाघरा देख लीजिए, सोन नदी देखिए, लाशों से पटी हुई है, लाशें बिहार तक पहुंच जा रही हैं। शमशान में जगह नहीं है, टोकन देके लोगों को जलाया गया, लकड़ियां कम पड़ गई, लोगों को इलाज नहीं मिला, लोग रोड पे, गाड़ियों में, फुटपाथ पे, अस्पताल के बाहर मर गए, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे बोल रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मां गंगा को अशुद्ध करने का काम किया है। सनातन धर्म के हिसाब से शवों को मुक्ति के लिए अग्नि की जरूरत होती है, लेकिन आज इतने अफसोस की बात है कि शवों को दफनाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? लखनऊ राजधानी में जब यहाँ अंबार लगा हुआ था शमशान घाटों पे, तो टीन की चादरों से ढकने का काम कर रही थी यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही लखनऊ राजधानी में। और आज क्या कर रही है? संगम, प्रयागराज में संगम से लेके फाफामऊ तक लाखों लाशें हैं, उनके ऊपर से कफन उतारे जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कफन चोर नहीं तो और लाखों लाशें संगम से फाफामऊ तक, अरबों भी हो सकते हैं। राजीव जी, रुकिए, ये
ये टीपू आप चोटी चोर के कन्नौज से बलिया तक देख ये लीजिए, अरबों तक भी पहुंच एंकर सकते हैं। महोदय, ये 2 करोड़ कन्नौज भी से बता बलिया सकते तक हैं। जाके देखिए जी कन्नौज से बलिया मैं तक आपकी जाके बात काट नहीं रहा हूं विवेक साइलेंस साहब, मैं आपकी बात कतई कितनी काट बात नहीं रहा का कथन हूं, है? मैं कतई काट नहीं रहा। आप अपनी बात राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पर रख रहे हैं, वो बात दर्शकों तक जानी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। तो मैंने वही उसी बात पर कहा, फाफा मऊ और संगम के बीच का हिस्सा बहुत छोटा है। अगर लाखों लाशों की बात आप कर रहे हैं तो इस स्थिति में तो माना जाएगा उत्तर प्रदेश गड्ढे में। कन्नौज से और बलिया के बीच में लाखों लाशें पटी पड़ी हैं और भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आ रही है। चुल्लू भर पानी में शर्म डूब आपको मरना आएगी, अभी मौका, अभी चुल्लू भर आपको पानी शर्म में डूब आते मरना हैं, तुम लाते लाते शर्म आते हैं अभी। चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। जिस गंगा जी को शुद्ध किया उसी गंगा में जाके डूब मरिए आप लोग। जिससे उन्होंने कहा कि ये भाजपा के व्यक्ति ने हम नहीं लेंगे, समाजवादी इसमें मैं सरकार जवाब आएगी तो हम दूंगा। इनको व्यक्ति शांत लेंगे। कराइए, मैं जवाब और दूंगा। आज शर्म मैं जवाब नहीं देना आती। चाहता हूँ। अरे मैं जवाब देना चाहता लोगों हूँ। को मौत के मुंह में शमशान आपके के मैं- दलालों को मैं धकेला जवाब है। देना चाहता हूँ। मैं आपको शर्म नहीं आती? मैं उन शमशान सारे के दलालों को मैं उन सारे जवाबों पर आऊंगा। और यही आज उत्तर जो प्रदेश में भाजपा के शमशान की दलाली व्यक्ति हुई बना रहे हैं, थी। अगर वो मैं भाजपा शमशान के की दलालों को जवाब देना व्यक्ति चाहता हूँ। एंकर व्यक्ति तो भाजपा का राजीव जी में व्यक्ति ठीक है जवाब देना ठीक है चाहता ठीक है, हूँ। जयराम विप्लव, जयराम विप्लव, सुन लीजिए, जयराम भाई, अपने विधायकों की बात सुनिए जाके। इन्होंने कहा अपने लाखों विधायकों को सुनिए अरे साहब, कि आपके आम विधायक आदमी यही पार्टी उत्तर प्रदेश के नकली विधायक मुफ्त में दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या बोल रहे नकली हैं? मुफ्त में देंगे। झारखंड में उन इनके पे क्या पार्टी की एक्शन लिया सरकार है, अगर वो गलत कह रहे हैं तो उनको क्यों नहीं हटाया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जयराम जयराम जयराम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जयराम जयराम थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, सबके पास वक्त आएगा। अनुमा जी भी इंतजार कर रही हैं। 10 सेकंड में आपको विवेक साइलेंस साहब देख रहा हूं, छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद लौट के आऊंगा, चर्चा पूरी करूंगा। 10 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं जयराम को। वैक्सीन पर बोलिए, सुनता हूं मैं भी जवाब। लोग कह रहे थे मोदी जी की वैक्सीन, मोदी जी की वैक्सीन। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने टीवी से बाहर आके वैक्सीन बना आपने दी। कहा था वो ना कि भाजपा की वैक्सीन वैक्सीन नहीं नहीं लगवाएंगे, है, वो देश की भाजपा की वैक्सीन है। है। इसीलिए हमने अब क्या कहा इंतजार कि करें भारतीय समाजवादी जनता सरकार पार्टी की बनने का? वैक्सीन नहीं है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये बहस चलती रहेगी। विवेक साइलेंस, विवेक साइलेंस, विवेक साइलेंस, बाहर निकलो। विवेक साइलेंस, विवेक साइलेंस, मैं बहुत छोटी सी चीज सामने रखना चाहता हूं। बहुत पहले कहा गया था निंदक नियरे राखिए। हम लोगों को लगता है और ये समझ में भी आता है, शायद हम इसका अर्थ भूल गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौट कर आऊंगा। अनुमा जी से सवालों की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना को लेकर ताजा हालात क्या है, सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई वो है जो हमारे सामने भारत सरकार के जरिए सामने आ रही है, या सच्चाई वो है जो देश विदेश के न्यूज़पेपर भी सामने रख रहे हैं? और खासतौर पर अमेरिका का कोई न्यूज़पेपर हो, उसे राहुल गांधी टैग कर लेते हैं, क्या उसे भी सच्चाई मानना चाहिए? और इसके ऊपर जब बात रखी जाती है तो बजाय इसके कि चीजों को एक आलोचना तक लेकर और उसमें अगर सुधार की गुंजाइश है वहां तक जाने की सोचकर अगर उसमें तल्ख जवाब देने दिए जाने शुरू कर दिए जाएं तो बातें बिगड़ती हैं, दूरियां नजर आती हैं और फिर सियासत ही हावी हो जाती है। मेरे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, तमाम खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, तमाम लोग जिन्होंने अब तक अपनी बात रखी ब्रेक के पहले। अब मैं अनुमा जी आपके पास ही जाऊंगा, आप नाराज हो ना हो लेकिन इसके लिए मैं सवाल नहीं पूछूंगा। आपने तमाम लोगों को सुना होगा, आप जवाब दे सकती हैं अपना कि आपने तमाम लोगों के जवाबों में क्या कमियां पाई और किस बात को गलत समझा। राजीव जी, ये जो हम चलिए न्यूयॉर्क टाइम्स को छोड़ देते हैं, हम दिव्य भास्कर की बात कर लेते हैं जो गुजरात का अखबार है। थोड़े समय पहले चर्चा में आया था अपनी 14 मई की रिपोर्ट के लिए, जिसमें उसने बताया था कि 1 मार्च से लेकर और 10 मई तक जो डेटा आया उसके हिसाब से 1.3 लाख डेथ सर्टिफिकेट जो है वो इशू हुए जी, मैंने भी पढ़ा है। 4000 जी, है सही ना? कह जी। तो ऐसा है कि जब जब कुछ सच में हो रहा होता है ऑन ग्राउंड। अच्छा, एक इस पूरे बात में जब मैं आपसे पहले बात कर रही थी उसमें मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, तो मैं आपसे इस बात कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक तो पार्टीशन हुआ था 1947 में, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने 2 फाड़ किया पाकिस्तान को और 1971 में बांग्लादेश बना। और अब भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता हर चैनल पर आके भारतीय जनता पार्टी शासित और दूसरी पार्टी शासित राज्यों को 2 फाड़ करते हैं। क्या हमारा देश ऐसा बटा हुआ है? प्रधानमंत्री तो वो सभी राज्यों के हैं ना, सभी की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो पिता की तरह है इस तरह के इस देश के लिए। तो वो जिम्मेदारी की जब बात आती है तो पूरे जो प्रवक्ता हैं या पूरे मिनिस्टर्स हैं सब ट्रोल का काम अदा करने लग जाते हैं, हर उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं, उसको गिद्ध बोलेंगे, अलग अलग चीजों से नवाजते हैं
जिसने भी कोई सवाल पूछा है उसको वो चीजों से पूछने लगते हैं। आप खुद देखिए ना कि जो गुजरात का हाल है वही हाल बहुत सारे स्टेट का हो सकता है, उत्तर प्रदेश का हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की हमने लाशों की स्थिति वहां देखी है वहां पर ऐसा नहीं लगता कि 4, 5, 7 हजार जो डेथ बताई जा रही है उतनी नहीं हो सकती, किसी को भी दिखता है। दूसरे, जैसा मैंने बोला, जब बात करते हैं सकारात्मक बात करिए, जब वो कहते हैं कि टेस्ट जो है उसको टेस्ट की वो कहते हैं कि रिकवर इतने हुए, मेरा कहना है टेस्ट कितने हुए? आपको ये पता है कि हर 10 लाख के ऊपर मतलब 1,35,000 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। और रहा सवाल एक बहुत बड़े झूठ का जिसका पर्दाफाश की बात करें, ये मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आज की प्रेस विज्ञप्ति है, ये जिसमें विनोद पॉल जी ने एड्रेस किया है। ये पूरा इसको पढ़ के देखिएगा, कोई भी सभ्य व्यक्ति जिसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की समझ है उसे समझ में आएगा कि ये केवल एक फेक दस्तावेज है। फेक का मतलब इसके अंदर जो सूचना दी है उसमें डाटा नहीं है, आंकड़े नहीं है। हम बहुत सारी विदेशी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? हमने फंडिंग दी है। कहां फंडिंग दी? आप देखिए, किसी भी वेबसाइट को देखिए, बाहर की कंट्रीज में सबसे पहले वो बताते हैं हम इनके साथ ये कर रहे हैं, इसकी टेस्टिंग की फंडिंग किसने की है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की फंडिंग किसने की है। तो ये जो दस्तावेज है, आज जो सरकार ने आज जो बयान दिया है वो बिल्कुल ऐसा मतलब ढीला और पोला बयान है ना। मैं क्योंकि सरकार के साथ रह चुकी हूं तो मुझे भाषा समझ में आती है, इस दस्तावेज की भाषा समझ में आती है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सके कि अरे वाह सरकार ने बड़ा शानदार काम किया। ऊपर से कहते हैं हम ही अकेले लोग हैं जो डीएनए बेस्ड और एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। अरे भैया, जर्मनी है, यूके है, यूएस है, चीन है, आप और तो छोड़ दो, और भी जगह है। तो मेरा ये कहना है कि इतना ज्यादा झूठ सरकार की तरफ से हमारे पास आता है कि और सरकारी महकमे की तरफ से आता है, वो और भी खराब बात है। तो इसलिए जो स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री रामदेव के पास चले जाते हैं कोरोनिल जैसी फ्रॉड मेडिसिन के लॉन्च में, उनका कुछ कहना, आज उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, यही बताता है कि वो कितने गैर जिम्मेदार हैं। सरकार के सारे मंत्री ट्विटर पे पाए जाते हैं, विभागों में पाए जाए। आपको एक चीज और बताती हूँ, आज मैं आपको चुनौती देती हूँ, बैठ कर देखिएगा, एक सरकार की वेबसाइट देखिएगा, सरकार की वेबसाइट अपडेट ही नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर की तो ठीक है चलिए, पर नेशनल हेल्थ स्कीम की जिसमें एम्बुलेंस कितनी है, अस्पताल कितने हैं, सेवाएं कितनी, अपडेटेड ही नहीं है। मीडिया कॉर्नर अपडेटेड नहीं है। तो सरकार की हम गलतियों को कब तक छुपा सकते हैं? बाहर वाले भी देखेंगे। हम जब अमेरिका के न्यूज देख के तमाशा सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, तो वो भी तो हमारा वैसा ही करेंगे। उनकी तो ठीक है, नहीं है प्रतिबद्धता, पर यहाँ के न्यूज जो सही कह रहे हैं उसको तो मानना पड़ेगा ना। अनुमा जी ठीक है। जयराम विप्लव, चीजें पारदर्शी नहीं है, और चीजें अगर पारदर्शी नहीं है तो आप कितना भी लकीर पीट लीजिए, हासिल कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आंकड़े, ये कहानियां, ये रिपोर्ट्स मैंने भी तमाम अखबारों में पढ़ी हैं। गुजरात की रिपोर्ट जिसको अनुमा, सुनिए तो, जिसको अनुमा जी कोट कर रही थी, मैंने भी पढ़ी है। मैं सुन चुका हूँ राजीव जी उनका। आप थोड़ा सा एक बात बताइए, आपने गुजरात की रिपोर्ट पढ़ी जो भास्कर में छपी है जी, उसकी कितनी सत्यता है वो मैं नहीं बता सकता, आप ज्यादा जानते होंगे। वैसी ही एक रिपोर्ट राजस्थान के बारे में ट्विटर पर चल रहा है, फेसबुक पर चल रहा है, मैंने कल पढ़ी है, लेकिन मैं उसको कोट नहीं करना चाहता था। लेकिन अब आप सुन लीजिए, वहां पर भी बताया जा रहा है कि सरकार कह रही है 501 लोगों की डेथ हुई, लेकिन स्मशान घाटों की रिपोर्ट 14,000 की आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति नहीं की। बात करते हैं तो आप सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? आपने देश की बात कर दी, एकजुटता की बात कर दी, प्रधानमंत्री जी को आपने गार्जियन मान लिया देश का, तो फिर देश में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको एप्रिसिएट करने के बजाय आप कर देते हैं अरे आप क्या कर रहे हैं? जर्मनी भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। चाइना से बड़ी साठगांठ ये चाइना के बाद आप बीच में बोलिए मैडम प्लीज। यदि बीच में फिर बोलेंगे आपस में तू तड़ाका हो जाएगा तो आप कहेंगे कि बीच में आपने बोला। मैं आपसे सम्मान पूर्वक कहता हूँ, आप अपने समय में बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा आपके समय में। आप जो बातें कह रही है, यही तो भारतीय जनता पार्टी ने बताया देश को कि ये अभी आप विपक्ष अपनी जिम्मेवारी से भागते हुए केवल राजनीतिक रोटी क्यों सेकना चाहता है? क्यों आपके नेता कहते हैं कि यह सही समय है किसानों को आग लगा देना चाहिए? क्यों आपके नेता कहते हैं कि ये मोदी डैमिक है? क्यों आपके नेता कहते हैं कि ये इंडियन वेरिएंट है? और वही सारी चीजें आप कर रही हैं, क्योंकि
आपको देश की छवि से मतलब गैर नहीं है, जिम्मेदार। आपको भारत सरकार की छवि खराब करनी है जयराम, ताकि आने वाले समय में जयराम, परिपक्व नेता जयराम, नहीं कर पाए, जयराम, ठीक है। उनको आप प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश में लगी हुई है, सफल नहीं होंगे। ठीक है आप किशोर, इतना समझिए। जयराम ठीक है, जयराम ठीक है। तो राहुल गांधी है, गैर और उनके जिम्मेदार। टूलकिट को पढ़ करके आप यहाँ आ गई हैं, पता नहीं कि कागज दिखा रही हैं। अरे बहुत सारे कागज तो अभी आप सरकार को दिखाइएगा, पुलिस को आपकी अपनी पार्टी दिखाएगी क्रेडिबिलिटी की चिंता करिए, कि वो मुझे मत बताइए। किशोर आप गैर ठीक जिम्मेदार है, हैं। किशोर तिवारी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, समय निकलता जाएगा। किशोर तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं शिवसेना से। किशोर जी, मैं एक सवाल पूछूंगा, हालांकि अनुमा जी से तो थोड़ा अनुमा जी नाराज हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके सामने भी ये सवाल आगे रहेगा। राहुल गांधी ने अपना जो ट्वीट किया था, जिसके बाद ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ और हर्षवर्धन ने लिखा कि ये गिद्धों की तरह ये राजनीति की जा रही है, लाशों की राजनीति हो रही है। उन्होंने लिखा नंबर्स डोंट लाई, GOI डज, यानी आंकड़े झूठ नहीं बोलते, भारत सरकार जरूर झूठ बोलती है। क्या ये आंकड़े अगर भारत सरकार के होंगे तो मुख्य विपक्षी दल, पुरानी देश की पार्टी, उसको हमेशा झूठ लगेगा। आंकड़े तो न्यूयॉर्क टाइम्स के हैं, केवल न्यूयॉर्क टाइम्स के होने से क्या वो सच करके पेश किए जा सकते हैं? क्या इस तरह से पेश करना एक भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करना है? किशोर तिवारी, नहीं, मौत के आंकड़ों पे बहुत बहस हो रही है कि भारत के कॉन्टिनेंटल में कोरोना एक विकोप पे गया, ऐसा कहा गया। तो मैं भाजपा के प्रवक्ता हो या दूसरा कोई भी हो, जैसे हमारा विवेक कह रहा था कि लाखों लाशें फैली हुई है, तो लाखों तो लाशें नहीं रह सकती, क्योंकि पूरे भारत में सरकार कहती है कि 3 लाख लोग मौत के मुंह में गए और न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि 16 लाख गए। तो जैसे अनुमा आचार्य को मैंने पहली बार ही सुना, एक तो दिखने में भी सुंदर है और प्रवक्ता भी अच्छी है, तो चलो कांग्रेस का भविष्य अच्छा है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि राजू, मैं किशोर जी, मैं चाहता हूं मेरे देश के तमाम नेता और प्रवक्ता अगर इतना इस हल्के टच का ख्याल रखे, हम लोग तमाम तलखियों के बावजूद देश के विकास के लिए नजदीक आके बात कर पाएंगे। किशोर जी, आपने एक बार फिर हंसा दिया। अनुमा जी, बुरा मत मानिएगा, आपकी तारीफ ही कर रहे थे। किशोर जी बोलिए। तो मैं क्या बात कर रहा था कि अनुमा जी पिछले 70 साल की ये देन है कि हम आरोग्य सुविधा पे ख्याल नहीं दे पाए। और एक बात मैं बताता हूं तुमको, 1 साल का कोरोना का पहला वेव आने के बाद भी दूसरी वेव में हमारा व्यवस्थापन चूक गया। हमने कई अस्थायी हॉस्पिटल बनाए, बाद में कोरोना चला गया बोल के तोड़ दिया। तो प्राइम मिनिस्टर भी जब बहुत सख्ती से लेना था तब वो चुनाव प्रचार में थे। ये जो आरोप है, और अभी भारत की किरकिरी जो इतनी ज्यादा हुई, तो तुमने बराबर बोला कि वो गार्डियन ऑफ इंडिया रहने से उन पर भी है। लेकिन मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सलाहकार रहने से ये बताता हूं कि हम केंद्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम छोटी छोटी बात पर केंद्र पे उंगलियां नहीं बता रहे, क्योंकि समय बहुत खराब है। अगर उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रियलिटी विवेक बताते वैसी है तो बहुत ही चिंता का विषय है। मैं तो कहता हूं कि अब हम सब राजनेताओं को फील्ड में उतर जाना चाहिए। देखो, एक भी आदमी मरता है, फिर वो कोई लाख बताए, 1.5 लाख बताए, लेकिन एक परिवार का करता धरता आदमी चला जाता है। और अभी हमने देखा उम्र का कोई बंधन नहीं है, 25 साल, 35 साल, 40 साल ऐसे लोग मर जा रहे हैं। तो परिस्थितियां ग्राउंड पर बहुत खराब है, ये बात तो हम कबूल करेंगे। लेकिन कोई विदेशी पत्रकारिता करने वाले लोग भारत की इमेज इतनी खराब प्रस्तुत करे और उसको ही हम यहाँ उछाल दे, तो इसमें थोड़ा सा मुझे भी नागवार गुजरता है। तो थोड़ा सा टालना चाहिए। और हर्षवर्धन जी का तो ऐसा हुआ कि वो प्राइम मिनिस्टर के जो गुजरात अपने बंगाल के दौरे थे ना, उसका ट्वीट पे ट्वीट करते रहे, रिट्वीट करते रहे। तो हर्षवर्धन जी ऐसे तो बहुत अच्छे नेता है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बोलकर थोड़ा सा उनको बदल देना चाहिए, ऐसी आवाज भी उठी है। तो और एनडी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पर भी एक अच्छा आदमी लाना चाहिए, ऐसी भी बात चालू है। शायद थोड़े दिनों में ये भी बात चालू हो जाए राजीव जी की भाजपा अपना नेतृत्व केंद्र में बदल दे। लेकिन मैं इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, और मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, इसका जवाब जयराम विप्लव देंगे। जयराम, इस पूरी चर्चा को किशोर जी ने बड़ी सार्थक तरीके से एक हल्के मोड़ पर ले आए, लेकिन बहुत गंभीर बातें कह गए। जयराम जी अक्सर डिबेट में हल्की फुल्की बातें करते हैं और ठाके भी लगते हैं, लेकिन आज
थोड़ा गंभीर विषय है, उनको भी गंभीर। जयराम भाई, सुनिए ना राजीव जी, मैं अपनी बात कहूँ कि आप ही मेरे मुंह में डालेंगे? आप सबको सुनते हैं, मुझे भी सुन लीजिए, उनकी हल्की बातों को सुने लीजिए। अब आप भी नाराज हो गए, लीजिए आप भी नाराज हो गए। किशोर जी, आपको दखल देना पड़ेगा। तो लेने दीजिए, आप सवाल पूछते हैं तो मुझे बोलने दीजिए। भाई मैं सुनिए ना, मैं जो कह रहा हूँ, मैं किशोर जी की सारी बातों से सहमत हूँ, और उन्हीं की बातों से, सलाह से राहुल गांधी को चलना चाहिए। उद्धव जी उनकी सलाह से अच्छा कर रहे हैं, और उद्धव जी ने भी राजनीतिक टीका टिप्पणी तब बंद की जब बीएमसी के कमिश्नर ने पोल खोल दी थी कि केंद्र सरकार ने पहले दिन से ऑक्सीजन सप्लाई में हमको मदद की है। सारी चीजें मीडिया के अंदर है। दूसरी बात, मेरे एक मित्र कह रहे थे कि कुछ ही किलोमीटर के अंदर लाखों लाशें हैं, ये करोड़ों लाखों, ये इन खेल में मत पड़िए। अगर एक आदमी भी भारत का मरता है, उसकी जान जाती है, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मिल करके लड़ना है, लेकिन किससे एक भी प्रयास है ना अपनी पार्टी के किसी प्रयासकारी है, और पूरा का पूरा उनका ध्यान है कि किसी प्रकार से केंद्र सरकार की छवि खराब हो, और इस पैंडेमिक का राजनीतिक लाभ, इस आपदा में अवसर को वो तलाश रहे हैं। अब मैं पूछूं, चीजें ठीक नहीं है। अब आप पूछिए। अब मैं पूछूं आपसे, आपने कहा किशोर जी ने जितनी बातें कही सब सही कही। किशोर जी ने बहुत तल्ख एक बात बड़े हल्के अंदाज में कही। यही स्वास्थ्य मंत्री अगर प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त उनके तमाम ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं कर रहे होते और अपनी जिम्मेदारी उसी गंभीरता के साथ कोरोना काल में रहकर ये बताते कि इनकी जरूरत किसी भी राजनीतिक दल को नहीं है, तो शायद कहीं और बेहतर होता, उन्हें आज ये सब लिखना ना पड़ता राहुल गांधी के ट्वीट पे। देखिए राजीव जी, ऐसा है कि ट्वीट करते, हम भी ट्वीट करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम 24 घंटे बैठ के ट्विटर ही देख रहे हैं और अपना कोई काम नहीं कर रहे। और इसके लिए बाकायदा बहुत सारे लोगों के पास तो टीम भी है। राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं के पास बड़ी लंबी चौड़ी टीम है इसके लिए। तो ये कहना कि काम नहीं कर रहा था, आखिरकार आप देखिए के पहले भारत के को लीजिए और आ लीजिए, अब अंतर आया है। लेकिन ये पैंडेमिक है, महामारी, इसको ऐसे ही नहीं कहा गया, आपदा नहीं कहा गया, ये आपातकाल की स्थिति है। इसमें सारी चीजें अगर सुचारू रूप से ही चल जाती तो फिर आज हम बहस नहीं कर रहे हो, इतनी चर्चा नहीं होती। सरकार ने प्रयास किया, जब केवल 30,000 केसेस तब 17 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों से बात की थी, और अब उसमें ठीक है सर। चुनाव की राजनीति कर रहे हैं, वो ममता बनर्जी स्वयं नहीं शामिल थी उस बैठक में। चलिए विवेक साइलेश जी, क्या आप सहमत है भी जयराम विप्लव जो बातें रख रहे हैं? मेरा सवाल उनसे बड़ा साफ था कि चुनाव के दौरान जब लगातार अलग अलग राज्यों में तमाम राजनीतिक दल, मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह, ये टीएमसी के भी नेता रहे, और आप तमिलनाडु में चले जाइए, वहां एआईएडीएमके और डीएमके के नेता रहे, सभी रैलियां करते रहे। तब अगर इस तरह के ट्वीट आते कि सब कुछ रोक दिया जाए, शायद वो कहीं बहुत ज्यादा श्रेयस्कर ट्वीट होता बनिस्बत की आज ये कहना कि लाशों पर राजनीति हो रही है। देखिए, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने अपने ट्वीट में गिद्धों का जिक्र किया, जैसा कि अभी आपने दिखाया। तो आज उस पर क्यों नहीं ट्वीट किया उन्होंने, जहां पूरे उत्तर प्रदेश में कन्नौज से लेके बलिया तक कुत्ते, चील, कौए, गिद्ध नोच नोच के लाशों को खा रहे हैं? क्या हर्षवर्धन जी को ये दिखाई नहीं दिया, या उन्होंने आंखें बंद कर ली? और सबसे बुरी बात ये लगती है कि तेरा राज्य मेरा राज्य, वो तेरे राज्य में ज्यादा हमारे राज्य में कम, कहाँ कितनी मौतें हुई, ये खेल और ये गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोई भी नागरिक मरता है, जैसे राजीव जी आपने कहा, और मोदी जी की बात कर रहा हूं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी सिर्फ राज्यों के प्रधानमंत्री नहीं है, चाहे महाराष्ट्र में मौत हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कहीं मरता भारत का नागरिक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो ये राज्य की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के बारे में दोबारा ये कहूंगा, गांव गांव में भी कोरोना अभी भी फैल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, इलाज के बिना लोग गांव में आज मर रहे हैं। काला बाजारी उत्तर प्रदेश में चरम पे पहुंच चुकी है। हम आपसे ये सवाल पूछते हैं, आपके दर्शकों से भी ये सवाल पूछते हैं कि हम में से कौन है ऐसा जिसके संबंधी या परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र कहां मौत नहीं हुई, हमको बता दीजिए। उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश ही में नहीं, पूरे देश में
किस तरह से आंकड़े छुपाए गए हैं। और लोग, ये आम चर्चा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये आम चर्चा बन गई है। जो 3,15,000 का आंकड़ा आज केंद्र सरकार दिखा रही है, उससे 10 गुना 15 गुना ज्यादा मौतें हुई है। ये सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। विवेक साइलस, आपके यहाँ पर इस बात ने, आपने जो बात रखी है, वाकई आपकी बात ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये बात सही है। हम लोग अगर अपने ही नजदीकी में तलाशने की कोशिश करें तो शायद हम उसकी गंभीरता को बहुत ज्यादा अंदर तक महसूस करेंगे। अनुमा जी, आपने सुना विवेक साइलस को? जी राजीव जी, मैं एक बात कहूंगी, क्योंकि आप देखिए, पहले राहुल गांधी ने आगाह किया शुरू में पिछले साल, उसके बाद राहुल गांधी ने फिर एक बार कहा कि ये बहुत ज्यादा भीषण होने वाला है। उसके बाद हमने देखा पिछले 4 महीनों में विपक्ष की तरफ से कई बार चिट्ठियां लिखी गई। उन चिट्ठियों में वही चीजें लिखी गई जिनको सरकार ने किया, लेकिन जिस समय चिट्ठी पहुंची उस समय इतनी अशिष्टता का व्यवहार किया गया। भाई ऐसा है, जिस पार्टी ने इतने साल सरकार चलाई है, उसको प्रशासन का अनुभव है, उसको साथ में लीजिए ना। नेशनल टास्क फोर्स क्यों नहीं बनाते? राष्ट्रीय आपदा योजना क्यों नहीं बनाते? अभी 8 दिन पहले ही सोनिया जी ने कहा था, एक चिट्ठी लिखकर, ये म्यूकोरमाइकोसिस के ऊपर, कि लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी नहीं मिल रहा है, इसको उपलब्ध कराइए। 8 दिन काफी होते हैं सोर्स करने के लिए। वो नहीं हुआ और फिर हो गई ना कमी। तो एक भी बार अगर सरकार जो है वो विपक्ष की बात सुनती ही नहीं, अच्छी से अच्छी बात, देश के हित में बात होती है, तो विपक्ष क्या करे? क्यों सरकार को और सुनाने का कौन सा तरीका है? यही तरीका तो होगा कि फिर उसको किसी ऐसी चीज की तरफ दिखाया जाए कि देखिए लोग भी बाहर बात कर रहे हैं, आप अंदर वालों की किसी की बात नहीं सुन रहे। कितने बार लिखा है राजीव जी, बताइए कितने बार नहीं लिखा है? और हर बार ये चेतावनी दी है सरकार ने, वही एक्शन किए हैं बाद में, लेकिन उस समय ऑन द फेस ऑफ इट उन्होंने बहुत भद्दा और अशालीन जवाब दिया है, वो भी आपने देखा है। तो ये सब चीजें सरकार को सोचनी पड़ेंगी। जो हो रहा है वो रियल टाइम हो रहा है। और जो विवेक जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे ही पहचान के 10 से 15 लोगों के बारे में कह सकती हूँ। कुछ लोग बहुत युवा चले गए, कुछ लोग मिडिल एज में चले गए, और कुछ लोग और थे जिनके ऊपर ये साबित ही नहीं हो पाया कि वो कोविड से गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसकी सच्चाइयां ढूंढनी पड़ेगी। हर तरह हम डेटा को फोर्ज नहीं कर सकते, ये बात सबको समझनी पड़ेगी। जयराम विप्लव, एडहॉक में नहीं काम। जयराम विप्लव, बहुत छोटा सा सवाल और बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मेरे पास समय कम है। ये संवाद की कमी क्यों? ये कई लोग बोल रहे हैं, संवाद होता तो सब तक बातें जाती, किसी को अपनी भड़ास या अपनी बात रखने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग ही नहीं करना पड़ता। नहीं, देखिए, देश में 2-3 ही डेस्परेट ऐसे लोग हैं राजनीति में जो ये बातें कह रहे हैं। अभी उद्धव जी के प्रवक्ता बैठे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहे कि उद्धव सरकार समन्वय के साथ काम कर रही है, विपक्ष का दल है। लेकिन राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल और कुछ और ऐसे लोग हैं ये कर रहे हैं, वो सरकार को वो बताने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर पर अधिक रहते हैं। दूसरी चीज ये अभी कह रहे थे, इन्होंने 3 आंकड़े आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 4 आंकड़े, एक सरकार का आंकड़ा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, 3 और संभावित आंकड़े हैं। तो वो बता दीजिए ना, आप 4 लोग भी एक्सपर्ट है, आप बताइए उसमें 3 में से कौन से आंकड़े को आप मानते हैं? और कोई अनुमानित और संभावित आंकड़ा दे दिया और आपने देश में भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपकी टूल किट राजनीति यही है। और दूसरी चीज कि ये अभी सपा वाले भाई साहब बहुत प्रवचन कर रहे थे कि तेरा राज्य मेरा राज्य। अरे भाई साहब, राज्य तो छोड़ दीजिए, आपने तो वैक्सीन को बांट दिया। जीवन का रक्षक बना हुआ है, बचाव का सबसे बड़ा मोदी जी ने नहीं बनाई। आपने कह दिया कि भाजपा की वैक्सीन है और यूपी वालों निश्चित रूप समाजवादी वाली आएगी तो लगाना है, और समाजवादी आएगी इसका कोई ठिकाना है नहीं, तब तक लोग जान दे दे क्या? इस प्रकार के भ्रम की स्थिति में झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बात कर लूं एक बात, मर जाते। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जयराम भाई, समय थोड़ा कम है, समय थोड़ा कम है। आपने आरोप समझाइए, आपने आरोप वाला जो है ना वैक्सीन अभी आने वाला है नहीं। ठीक है, योगी जी अच्छा काम वो कर रहे हैं, मैं उनसे उन्हीं को मौका दें। वो मैं उनसे ही पूछ लूंगा। चलिए पहले मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। विवेक साइलस, कब आएगी समाजवादी पार्टी की वैक्सीन? ये तो मैंने भी सुना था कि अखिलेश जी ने कहा था बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी बात ज्यादा नहीं, 30 सेकंड लूंगा आपका। मैं उससे थोड़ा कम देखिए, जब ये वैक्सीन बन रही थी तो मैंने दोबारा कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, मोदी जी की वैक्सीन, मोदी जी, ये वैक्सीन मोदी जी ने नहीं बनाई है। ये अरे शांत रहो यार, सुन लिया ना, आई हैव नॉट इंटरप्टेड यू, प्लीज बी क्वाइट। आप शांत रहिए, जल्दी से शांत रहिए। मोदी जी की वैक्सीन, मोदी जी ने नहीं बनाई है।
ये भारतीय जनता पार्टी तो फिर उसे अखिलेश यादव ने बीजेपी की वैक्सीन क्यों कहा? खैर, मेरे पास समय कम है। किशोर जी, लास्ट कमेंट आपका। किशोर जी संभालिए स्थिति संभालिए किशोर जी आपको देता हूँ। जयराम किशोर जी को समय दे। वैक्सीन एक मिनट, किशोर भाई बोलिए प्लीज। देखो मैं अनिमा जी की इस बात से अनुमा आचार्य की एक बात से तारोकार रखता हूं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का रिकंस्ट्रक्शन कर सारे पक्षों को साथ में ले लेना चाहिए। उन्होंने बराबर बोला, रेमडेसिविर की दुनिया भर की किल्लत हुई, अभी म्यूकोरमाइकोसिस के लिए जो हम एम्फोटेरिसिन बी लेते हैं उसकी किल्लत हुई। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी। अभी भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने की जरूरत है। किशोर जी आपका मैसेज बहुत साफ जा रहा है। सबको साथ लाने की जरूरत है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। हमें आंकड़े नहीं देखने पड़ेंगे, हमारे देशवासी हमारे बीच में ही रहेंगे। हर एक दिन जितने भी लोगों की मौत की खबर आती है वो संख्या सबसे बड़ा आंकड़ा होती है। किसी भी विदेशी किताब में इतना बड़ा आंकड़ा नहीं छप सकता। जो भी संख्या हमारे साथ इस वक्त छोड़ के जाने वालों की संख्या है, इन्हें बचाने की जरूरत है। सबको साथ ले आइए, देश बचा लीजिए, देश बेहतर रहेगा, हम सबकी राजनीति बची रहेगी और हम सब भी आपस में कम से कम मुस्कुराकर बात जरूर करेंगे। आप सभी का साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लगातार बात कर रहे थे भारत की कोरोना के इस दौर में क्या स्थिति है, उस पर सियासत किस तरह से हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक।